चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। पिछले साल कजान की मुलाकात की तुलना में इस बार दोनों नेताओं के बीच ज्यादा गर्मजोशी दिखाई दी। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात को भले ही ऐतिहासिक नहीं कह सकता, लेकिन इसका अलग महत्व है, क्योंकि दोनों नेता ऐसे समय पर मिले हैं जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और एक तरफा फैसलों का सामना कर रहे हैं। साझा बयान में भारत और चीन को प्रतिद्वंदी की जगह विकास में भागीदार बताया गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। 2020 की गलवान झड़पों के बाद से चले आ रहे तनाव के बीच स्थिरता और भरोसे का संकेत देने की कोशिश की गई। दोनों नेताओं ने न सिर्फ व्यापार और सीमा प्रबंधन पर बातचीत की, बल्कि एक बहुध्रुवीय एशियाई और बहुध्रुवीय दुनिया जैसा व्यापक दृष्टिकोण सामने रखा। इसका मतलब साफ था कि अकेले अमेरिका को दुनिया का लीडर नहीं समझा जा सकता। शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करना मुश्किल था। ट्रंप की टैरिफ जंग ने भारत को सीमित विकल्पों में रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया है। सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीदने की वजह से सजा के तौर पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को अमेरिका ने सही ठहराया है, लेकिन हकीकत में यह कदम भारत को और तेजी से यूरेशियाई मंचों की ओर ले जा रहे हैं, जहां अमेरिका की कोई मौजूदगी नहीं है। दरअसल भारत चीन और रूस के साथ काम करने की इच्छा का संकेत दे रहा है। एक ऐसे समय पर जब ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगभग खराब होते जा रहे हैं, तो यह रणनीति समझ में आती है। हालांकि इससे कम समय के लिए ही फायदा हो सकता है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान भाषा जानबूझकर काफी पेचीदा रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह याद दिलाना कि सीमा पर शांति और स्थिरता तरक्की के लिए जरूरी है, दोस्ती के संकेत के साथ साथ एक चेतावनी जैसा भी था। सीमा पर शांति और बातचीत जारी रहने की बातें ऐसे पेश की गई जैसे यह छोटे छोटे कदम भी बड़ी प्रगति हो। आर्थिक मोर्चों पर घाटा कम करने और व्यापार बढ़ाने की बातें ज्यादा उम्मीदों वाली थी। उनसे ठोस बातें तो नहीं थी, लेकिन एक राजनीतिक संदेश जरूर था कि भारत कारोबार करने के लिए तैयार है, चाहे वह चीन के साथ ही क्यों न हो, बशर्ते भारत की चिंताओं का ध्यान रखा जाए। रणनीतिक स्वायत्तता का हवाला और तीसरे देश के नजरिए को खारिज करते हुए भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि वह उसके दबाव में चीन के साथ अपने रिश्तों को तय नहीं करेगा। स्पष्ट रूप से अब समय आ गया है कि भारत और चीन द्विपक्षीय स्तर पर और साथ ही एससीओ के मंच पर मजबूती से काम करें। तियानजिन में हुई मोदी शी की मुलाकात इसका उदाहरण पेश करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बातचीत आपसी भरोसे को मजबूत कर सकती है। मोदी शी के बीच बैठक दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं एससीओ के स्तर पर भी तियानजिन बैठक ने क्षेत्रीय मुद्दों पर तालमेल को बढ़ाया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, संपर्क बढ़ाना और लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करना शामिल है। हमें ये बात समझनी होगी कि कूटनीति में अक्सर तस्वीरें उतनी ही मायने रखती हैं जितना वास्तविक नतीजे। जब तियानजिन में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच पर नजर आए, तो यह तस्वीर केवल एससीओ हॉल तक सीमित रहने के लिए नहीं थी। भारत के लिए यह वक्त बेहद अहम था। कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ज्यादातर निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था। एक अमेरिकी फेडरल अपील्स कोर्ट ने टैरिफ को कानून के खिलाफ बताते हुए अमान्य करार दिया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने तक यह टैरिफ लागू रहेंगे। ऐसे में मोदी का शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मंच पर दिखना, जो दोनों ही अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव के निशाने पर हैं, अपने आप में गहरे प्रतीकात्मक मायने रखता था। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप का टैरिफ काफी अव्यवहारिक है और तियानजिन में मोदी, शी, पुतिन का एक मंच पर आना अमेरिका को सीधा जवाब है कि तीनों मिलकर उसकी दबाव वाली नीतियों का मजबूती से सामना कर सकते हैं। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे थे। यह सिर्फ एक और
क्षेत्रीय बैठक में शामिल होने भर का कार्यक्रम नहीं था। शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात ने रिश्तों को संतुलित करने का मौका दिया। वहीं SCO बैठक ने भारत को यह दिखाने का मंच दिया है कि अमेरिका के अलावा भी उसके पास साझेदार और अन्य रास्ते मौजूद हैं। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक लेख में लिखा है कि चीन में SCO सम्मेलन में मोदी की भागीदारी को किसी रणनीतिक बदलाव की बजाय एक बड़े कूटनीतिक संतुलन बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में अक्सर संघाई सहयोग संगठन को एक तानाशाह देशों का समूह कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन भारत और अन्य सदस्य देश इस बात से सहमत नहीं है। भारत के लिए इसकी अहमियत दूसरे मायनों में है। भारत के लिए यह एक ऐसा मंच है जहां रूस, चीन, मध्य एशियाई देश और अब ईरान तक एक ही मेज पर बैठते हैं। चीन ने इस शिखर बैठक का इस्तेमाल भारत को यह संदेश देने के लिए किया है कि वह उसे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक साझेदार के तौर पर देखता है। भारत के लिए यह बैठक इस बात की परीक्षा थी कि हर बार होने वाली स्थिरता की बातें क्या एक आर्थिक भरोसेमंद रिश्ते बदल सकती हैं। दिल्ली में लोग रियलिटी को समझते हैं। सीमा विवाद अब भी सुलझा नहीं है और चीन के साथ भारत का 99 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा राजनीतिक सिरदर्द बना हुआ है। बावजूद इसके बातचीत कितनी भी कठिन हो, लेकिन इसे जरूरी माना जा रहा है। एक्सपर्ट हैप्पी मॉन जैकब कहते हैं कि दूसरा रास्ता क्या है। आने वाले दशकों तक चीन से निपटना भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बना रहेगा। अपनी छोटी शुरुआत 6 देशों से करने वाला संघाई सहयोग संगठन अब काफी बढ़ चुका है। अब इसमें 10 मेंबर कंट्रीज, 2 पर्यवेक्षक और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। आज यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन करता है। हांगकांग के वरिष्ठ विश्लेषक हेनरी ली का कहना है कि SCO के अंदर जो विविधता है वह सराहनीय है। इसमें अलग अलग इतिहास, संस्कृतियां, राजनीतिक सिस्टम और विकास के स्तर शामिल हैं। उनका कहना है कि बावजूद इसके SCO ने सहयोग का एक सिस्टम खड़ा किया है जो अपने मेंबर कंट्रीज की आवश्यकताओं और मौजूदा दौर की कंडीशंस को दर्शाता है। वे कहते हैं कि SCO एक तरह से दुनिया को यह दिखा रहा है कि अलग अलग देश मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि यह अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह साबित कर रहा है कि अगर देश साथ आए तो आपसी सहयोग की कंडीशन को मजबूत किया जा सकता है। इस पूरे समीकरण में हमें रूस की बात भी करनी होगी। इस समीकरण में रूस की भूमिका भी कुछ अहम नहीं है। भारत रूस के सस्ते क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसा करके भारत ने अपने नागरिकों को महंगाई से बचाया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के इस साल भारत की यात्रा पर आने की भी खबरें हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। हमें यह समझना होगा कि भारत के लिए रूस सिर्फ तेल और हथियारों का आपूर्तिकर्ता ही नहीं है, यह स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का प्रतीक है। यह इस बात का सबूत भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक हुए बिना भी अपने संबंधों में संतुलन बना सकती है। लेकिन इसको लेकर प्रोफेसर गांगुली एक चेतावनी देते हैं। प्रोफेसर गांगुली कहते हैं कि रूस एक कमजोर होती शक्ति है और उसकी भौतिक और कूटनीतिक क्षमताएं सीमित हैं। वे कहते हैं यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से घरेलू स्तर पर भी रूस को दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना होगा। युद्ध में उसके 10 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और अब रूस उच्च तकनीक, हथियारों के पुर्जों और तेल की बिक्री के लिए बुरी तरह निर्भर है। उनके दृष्टिकोण में भारत का रूस के करीब आना कोई रोमांस नहीं है बल्कि आवश्यकता है। यह एक ऐसा सहारा है जो अमेरिका के अनिश्चित रिश्तों के समय भारत को अपने हिसाब से चलने की गुंजाइश देता है। बड़ा प्रश्न यही है कि क्या संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी की यात्रा और पुतिन की प्रस्तावित दिल्ली यात्रा अमेरिका के प्रभाव से आगे की व्यवस्था की शुरुआत है? ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का एक साथ दिखना निश्चित रूप से विकल्प पेश करता है, लेकिन बावजूद इसके भारत की रक्षा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में अमेरिका पर गहरी निर्भरता है। हमें यह भी याद रखना होगा कि चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत की रणनीति का केंद्र अब भी क्वाड ही है।
प्रधानमंत्री मोदी पहले से ज्यादा संतुलन साध रहे हैं और किसी भी खांचे में सीमित होने से इनकार कर रहे हैं। हमें ये भी समझना होगा कि इस समय जो गति मिली है उसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इस गति का सही इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक सम्मेलन व्यवस्था फिर से शुरू हो ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक दिशा मिल सके। एक विडंबना यह भी है कि ट्रंप उसी बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। भारत पर भारी टैरिफ लगाकर वे उसे चीन और रूस के और करीब धकेल रहे हैं। साथ ही कोर्ट में हारकर वह वैश्विक व्यापार नियमों को फिर से परिभाषित करने का दावा भी खो देते हैं। सहयोगियों के अधिक करीब दिखने के प्रयास में वो अमेरिका के प्रभाव को कम कर रहे हैं। वहीं जापान ने अमेरिका में भारी निवेश करने के दबाव के बाद कारोबारी समझौते के लिए वार्ता रद्द कर दी है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पारंपरिक रूप से अमेरिका के सहयोगी रहे देश भी अब प्रतिरोध करने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह साबित करने का श्रेय दिया जाना चाहिए कि विकल्प मौजूद है? लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत अमेरिका को नहीं छोड़ रहा है, कम से कम अभी तो नहीं। दोनों देशों की साझेदारी बहुत विस्तृत और गहरी है। हमें यह भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार यह जानती है कि उसके सामने चुनौती किसी एक पक्ष को चुनने की नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से चलने की गुंजाइश बनाने की है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की कंडीशन आज कठिन है, लेकिन जो अधिकतर चुनौतियां भारत के सामने हैं वह उसने खुद पैदा नहीं की हैं। भारत को सिर्फ इस बात का दोषी ठहराया जा सकता है कि उसने ट्रंप के अस्थिर व्यवहार और उनकी पूरी तरह लेन देन पर केंद्रित नीति को समय रहते पूरी तरह से नहीं समझा। असल में बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही मोदी की चीन यात्रा का संदेश है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अमेरिका को याद दिलाना है कि भारत के पास ऑप्शंस हैं और भारत को नतमस्तक होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत ने यह संदेश भी दिया है कि कूटनीतिक स्वायत्तता उसकी विदेश नीति का केंद्र है। अगर इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में याद करेगा जिन्होंने दोस्ती से दूरी बनाकर अमेरिका के पतन को गति दी, तो वहीं नरेंद्र मोदी को ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने दरवाजे खुले रखे, अपने प्रतिद्वंदियों से बातचीत बनाए रखी और भारत को अपने हिसाब से चलने की गुंजाइश को ऐसी दुनिया में बनाए रखा जिसे किसी एक शक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के बदलते रुख के बाद भारत का नए ऑप्शन की तलाश करना आवश्यक था और भारत यह कार्य बखूबी कर रहा है। लेकिन भारत यही भी स्पष्ट करता जा रहा है कि यदि अमेरिका सही रास्ते पर आ जाता है तो अमेरिका के साथ भी भारत के व्यापार के रास्ते खुले हुए हैं। भारत ने कभी भी सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध नहीं किया है। यह तो अमेरिका है जो लगातार भारत को अपने नियम कानून के हिसाब से, अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से भारत को चलाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन भारत ने अमेरिका को जवाब देने की वजह नए विकल्प खोजने की तैयारी की और वह सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई बात स्थिर नहीं होती है। स्थिर होता है तो केवल राष्ट्रीय हित। जब सभी देशों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे तो आसानी से सबके बीच सहयोग होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत और चीन के बीच कैसी केमिस्ट्री बनती है और भारत और चीन आपस में किस तरह से व्यापार करते हैं।